बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत और मईशत बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। पंजाब असम्बली इलेक्शंस, KP के इलेक्शंस, ये सब बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस। और सियासत में और मईशत में IMF बिल आखिर IMF का वफ़द चला गया है और आज वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। सियासत से आगाज़ करते हैं, फिर मईशत पे जाते हैं। सियासत में आज ये भी हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल इस बात पे शादां थी, बहुत मसरूर थी, वो शायद आज मग़मूम हो गई हो कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कह रहे थे कि हम इस्तीफे हमारे मंजूर ना किए जाएं, और स्पीकर ने कहा कि नहीं, इस्तीफे मंजूर हैं, स्पीकर का फैसला ठीक है और इस्तीफे मंजूर हैं, यानी PTI की पार्लियामान में वापसी की राह हमवार नहीं हुई। आप जानते हैं PTI ने पहले असम्बली से इस्तीफे दिए, हुकूमत से कहते रहे मंजूर करो, हुकूमत ने मंजूर करना शुरू किए, उन्होंने कहा नहीं भाई मंजूर नहीं करो, अब वो मंजूर कर बैठे हैं। अब साथ ही आज एक और बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, न जाने क्या हो रहा है। इसका आगाज रिसेंटली उस वक्त हुआ जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने वजारत खजाना का कलमदान छोड़ा और उन्होंने इसहाक डार साहब के हवाले से बातचीत शुरू की। इसहाक डार साहब ने इसका जवाब भी दिया। फिर शाहिद खाकन अब्बासी जैसा बड़ा लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसने अपना ओहदा छोड़ा और बताया कि मरियम नवाज शरीफ साहबा अब बड़े ओहदे पर आ गई हैं तो उनको स्पेस मिलना चाहिए, मैं पीछे जाता हूँ। फिर वो साहब जो कि गवर्नर रहे KPK के, जो कि सेनेटर रहे, जो कि CM रहे KPK के, उनको ये मुनफरिद एजाज हासिल हुआ कि एक ही सूबे का गवर्नर और CM रहना, सरदार मेहताब अब्बासी साहब, वो शदीद नाराज नजर आए अपनी पार्टी से। आज तो कमाल ही हो गया, आज किसी और ने नहीं बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हस्बैंड जनाब कैप्टन सफदर साहब ने नईम अशरफ भट्ट साहब, और मुझे नहीं मालूम नईम अशरफ भट्ट साहब के पास वो क्या कुंजी है कि वो हर किसी से कुछ ना कुछ इस तरह की बात निकलवा लेते हैं। आज नईम अशरफ भट्ट साहब एयरवाई न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी, उनसे बात करते हुए किसी और ने नहीं बल्कि कैप्टन सफदर साहब ने क्या कहा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया ये बयानिया, अब ये नारा नहीं चलेगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा को मुस्तकबिल करीब में वज़ीर आज़म बनता नहीं देखता। देखिए उन्होंने मजीद क्या कहा। मरियम साहब, आप देख रहे हैं कि वो मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाएंगे? ये तो मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आती। वफादारी तब्दील करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। जीतो तुम इमरान के टिकट पे और तुम्हें इक़्तिदार नजर आए, तुम इधर आ जाओ, जिसके साथ खड़े हो, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, खड़े हो जाओ। फिर कहाँ गया वोट को इज्जत दो का प्यार? हमने वोट को उस दिन बेइज्जत कर दिया जिस दिन हमने अपना वोट बाजवा को एक्सटेंशन के लिए दे दिया। अब ये नजरिया नहीं चलेगा वोट को इज्जत दो। हमने दफना दिया इस नारे को, माइनस परवेज रशीद जिसने वोट नहीं दिया। जिसने भी वोट दिया वो मुजरम है वोट को इज्जत दो के नारे का। ये कोई बात है यार? आप लीडर के सामने खड़े ही ना हो कि नहीं सर ये गल नहीं करनी ऐसी। सब पे बात करते हैं। आगाज यही इसी डेवलपमेंट से करते हैं कि क्यों वही हुकूमत जो कल तक कह रही थी कि इस्तीफे ना दो, पार्लियामान में आओ, पार्लियामान का हिस्सा बनो, ना दो इस्तीफे, वो आज ही कह रही कि नहीं इस्तीफे हो गए, वापस ना हो। क्या हो गया? आगाज करते हैं जनाब कमर जमान कायरा से, ऑफ कोर्स एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कायरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये अदालती एतबार से तो अदालती जंग कह लीजिए जो भी, वो तो ठीक है, आपको फतह हुई इन द सेंस के लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया कि साहब नहीं, ये स्पीकर का फैसला ठीक था और तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं जा सकते असम्बली में। ये तो एक बिल्कुल ठीक है, आपका अदालत ने कह दिया, बात खत्म हो गई। उनके हक में फैसला होता तो उनकी फतह होती। लेकिन कायरा साहब एक दूसरे हवाले से, और जो आपकी अपनी सियासी पोजीशन थी उस हवाले से, आप लोग तो बार बार कह रहे थे ना कि भाई ना जाओ असम्बली से बाहर, ना जाओ असम्बली से बाहर। तो अब अगर उन्होंने बावजूद अपनी इस राय से रुजू कर लिया है और वो कह रहे हैं नहीं जाना चाहते असम्बली से बाहर, तो फिर क्यों अब स्पीकर साहब तुले में कि नहीं अब इस्तीफे कबूल है, अब नहीं आ सकते असम्बली में, अब नहीं आते असम्बली में? देखिए वसीम साहब, गुजारिश ये है कि हमारी पूरी कोशिश थी, इस सवाल का जवाब हम कई दिनों से दे रहे हैं और तसलसल से दे रहे हैं कि हमारी ये कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ की क़यादत असम्बलियां तोड़ने में कामयाब ना हो, असम्बलियों पे जो हमला करने जा रहे हैं वो हम कामयाब ना होने दें और वो असम्बलियां ना तोड़ सके। लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, और वो कामयाब हो गए। जब उन्होंने 2 असम्बलियां तोड़ दी, हाँ, तो उसके बाद उनका इस सारे सिस्टम के अंदर रहना, पहले वो कह रहे थे कि हम इस सिस्टम में किसी सूरत नहीं आना चाहते, वो किसी जगह बैठने को तैयार नहीं थे। फिर खान साहब ने कहीं अपने तौर पे किसी इंटरव्यू में कहा कि हम सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इन द मीन टाइम स्पीकर साहब ये फैसला कर चुके थे कि ठीक है जी, इनके इस्तीफे एक्सेप्ट करने चाहिए। अब जो कोई रास्ता रहा नहीं, अगर हमारी ये कोशिश थी कि असम्बलियां ना टूटे और उसमें वो तोड़ने में कामयाब हो गए तो ठीक है, अब वो अपना इलेक्शन अगर लड़ना चाहते हैं, इस्तीफे देके चले गए तो जाए। लेकिन सर अभी भी कौमी असम्बली की हद तक तो आप मुशावरत के अमल को बेहतर बना सकते हैं ना, उनके इस्तीफे कबूल ना करके। नहीं, वो मुशावरती अमल तो बेहतर बनाने का वैसे भी अब दौर गुजर गया, क्योंकि अब तो फैसला हो गया।
इम्प्लीमेंट हो गया। अगर वाकई आप लोग चाहें कि वो ऐवान में आ जाए तो फिर तो कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है ना। या आप कह रहे हैं हम चाहते हैं लेकिन अब हम क्या करें, अब तो ये फायर हो गया, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, हमारी तो बज़ामी साहब पूरी कोशिश रही कि वो आके असेंबली में बैठे, बात करें, जो उनका इशू था उस पर भी हम कहते रहे। अब वो कह रहे हैं हम आना चाहते हैं असेंबली में जी, अब वो कह रहे हैं असेंबली में आना चाहते हैं, अब आप कह रहे हैं नहीं इस्तीफे कबूल है, अब जाओ, अब नहीं। हम कहते रहे, बार बार कहते रहे कि जो भी आपका मुतालबा है वो आके असेंबली में करें, अपने मुतालबे रखें, शराइत न मनवाएं, लेकिन वो अपनी शर्त से हटने को तैयार नहीं है। ये अब सारे आफ्टर थॉट्स हैं। जब सारा कुछ हो गया तब उन्होंने आगे ये बातें करना शुरू कर दी। असेंबलियां डिसॉल्व कर बैठे, तो अपने फाइनल जो तीर चलाने थे वो चला बैठे, और उसके बाद अब क्योंकि ये फैसला हमने किया, उससे पहले उन्हें पता चल गया होगा कि ये फैसला होने वाला है, लिहाजा उन्होंने उसके ऊपर बात कर दी। ये तो इत्माम हुज्जत की हद तक भी शायद एक कमजोर सी हुज्जत है। लेकिन कायरा साहब, आपको नहीं लगता दूसरी साइड पे उनको ये नैरेटिव बनाने में आसानी होगी? और बहरहाल ये नैरेटिव क्या हकायक के बरक्स होगा अगर वो ये कहें कि भाई, चूंकि रिकॉर्ड पर है ना, कि भाई देखिए हमारी अपोजिशन बार बार कहती रही कि जरा तोड़ो ना पंजाब और केपी की असेंबली, हो जाएंगे जनरल इलेक्शन, ये लोग हमने तोड़ दिए, अब इलेक्शन नहीं करा रहे, अपनी बात से फिर गए। ये तो कायरा साहब 100 बयान रिकॉर्ड पर है। मैंने कभी नहीं कहा, हुकूमत के तो बहुत सारे लोगों ने कहा है, बशमूल मरियम नवाज शरीफ साहिबा, बशमूल पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी। मरियम नवाज साहिबा ने कहा, लेकिन बहुत सारे प्रोग्रामों में नहीं, किसी एक का दफा उन्होंने किसी तरह कह दिया। हमारा हमेशा मौक़िफ़ ये रहा, बहुत बयान आते कायरा साहब, यकीन जाने बहुत सारे। कुंडी साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा, एक से ज्यादा कहा कि भाई देना इस्तीफे, हम कराते हैं इलेक्शन। पार्टियों का, बदामी साहब, ये कुछ जमातों का या हुकूमत का कोई मुश्तरका मौक़िफ़ नहीं था। इंडिविजुअली आपके प्रोग्राम में बैठे हुए मैं या कोई और मेरा साथी राय देता है तो उसकी राय अपनी जगह मोतबर, लेकिन ये फैसला हुकूमती नहीं होता। हमारा फैसला पहले दिन से ये था, और हम बाकायदा ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस भी और बाकी जगहों पे भी और आपके प्रोग्रामों में भी ये कह रहे थे कि खान साहब अगर अपने मुतालबे में वजन पैदा करना चाहते हैं, संजीदा है। हमारा बेसिक आर्गूमेंट ये था कि वो असेंबली से नहीं निकलना चाहते, वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर वो चाहते हैं इलेक्शन कराना तो पहले ये 2 असेंबलियां तो तोड़ के करा लें इलेक्शन। तो कम से कम ये तो कायरा साहब कि आपकी उस राय को, आप लोगों की उस राय को, वो राय गलत साबित हुई। आप लोगों का ख्याल था ये असेंबली नहीं तोड़ेंगे, वो उन्होंने तोड़ दी। ठीक है, तोड़ दी। अच्छा, अब लेकिन आपके ख्याल में ये ज्यादा बेहतर अमल होगा इस वक्त इस सियासी माहौल में कि दो सिनेरियोज है ना, एक है कि उनके इस्तीफे कबूल ना किए जाए और ऐवान में वो रहें, और दूसरा ये कि नहीं, अब इन 40 जगहों पे या जितनी भी जगहों पे इलेक्शन हो, फिर उसके बाद 6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन हो जब असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाए। आपके ख्याल में ये वाला ऑप्शन बेहतर है? सियासी अमल में ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, दूसरा वाला? मेरे भाई, आप एक वो चीज मुझसे बार बार बहस कर रहे हैं जिसका अब वजूद मुमकिन नहीं। उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो गए, वहां इलेक्शन अनाउंस हो गए, उन इलेक्शन की डेट्स आ गई। आज नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी डेट थी। दूसरे हल्कों के जो 33 या 35 हल्के हैं उनका इलेक्शन जो है उसकी डेट नॉमिनेशन की आ गई। अब तो अगला प्रोसेस शुरू है। सो आप ये कह रहे हैं हम चाहते हैं ऐसा करना, लेकिन अब तो हमारे हाथ में भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन अब ये रिवर्स हो भी नहीं सकता। मैं चाहूं भी तो नहीं हो सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कायरा साहब, आपने कैप्टन सफदर साहब का बयान सुना है एयरवेयर न्यूज़ में दिया उन्होंने? नहीं, मैंने नहीं सुना। बड़ा मजेदार। वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो के नारे में बड़ी जान थी, लेकिन उस दिन ये नारा दफन हो गया जिस दिन हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। अब ये नारा खत्म हो गया, क्या कहिएगा? कुछ नहीं, ये उनकी राय है, उनको अपनी राय का है। मुझे उनकी राय का एहतराम है, उनको अपनी राय देने का हक है। आपको कम से कम आप लफ्ज हैरानगी का इस्तेमाल करेंगे कि कैप्टन सफदर साहब ये कह रहे हैं? आप इस्तेमाल करने में आजाद हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझसे क्यों शरारतें करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप इस लफ्ज का चुनाव करेंगे या आप क्या कहिएगा बयान में? आपको हैरत है कि क्या कह रहे हैं? इतना सच? मैं जो मुनासिब समझता हूँ उसी पे कह रहा हूँ, वही रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। अच्छा, आपके ख्याल में ये बात ठीक है वैसे कि वोट, बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना वोट को इज्जत दो के बयानिए की नफी थी, प्रैक्टिकली नफी थी, कॉन्ट्रडिक्शन था? नहीं, मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता। मेरी इत्तेहादी जमात है, उनके बारे में आप मुझसे राय लेना चाहते हैं और ये बैड टेस्ट होगा, इसका फायदा कोई नहीं, इस आर्गूमेंट का हासिल कुछ नहीं। मैं आपसे चले आपकी जमात के बारे में राय ले लेता हूं, और इसकी वजह ये है कि जब हम उस जमाने में राय लेते थे तो कहा जाता था कि भाई अभी इस पे कमेंट करने का सही वक्त नहीं है। वो सवाल ये था जो हमने उस जमाने में पूछा, वो ये
कि साहब यू आर द वन, बिलावल साहब, जिन्होंने सेलेक्टेड का लकब दिया इमरान खान साहब को। तो जाहिर है जब आप कहते थे सेलेक्टेड तो इसका मतलब कोई सेलेक्टर है। सेलेक्टर का मतलब इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होता था, जो कि बाजवा साहब की ज़ेर क़यादत थी। तो सब हैरान हो गए जब उन्हीं साहब को, जिनको आप जिम्मेदार समझते थे कि उन्होंने खान साहब को सेलेक्ट किया, आपने अमलन उन्हीं साहब की जॉब में तोसी कर दी कि आप 3 साल और इस मनसब पे रहे। ये सेलेक्टेड के नारे की नफी नहीं था कायरा साहब? वसीम, ये कोई 4 साल लेट नहीं सवाल। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कायरा साहब, मैंने कहा पहले कि उस जमाने में सवाल बहुत दफा पूछा, सबने कहा कि इस पे अभी बात नहीं हो सकती, फिर कभी तो अब बात कर लें। अब तो बादल साहब भी मनसब पे नहीं बैठे। मैंने अर्ज किया इसके सवाल भी हो गए, इसके जवाब भी हो गए। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे इसका जवाब नहीं मिला, या अगर मैंने मिस किया होगा, पीपल्स पार्टी ने कह दिया हो, मैंने तो हमेशा इसका जवाब यही सुना कि इस पे फिर कभी बात करेंगे। देखिए, एक्सटेंशन को अमूमी तौर पे, मैं तो जाती तौर पे हमेशा ये कहता हूं कि एक्सटेंशन कोई अच्छा रास्ता नहीं है। ये किसी मजबूरी के तहत जरूर होता है, हालात के जबर के तहत, या कोई बहुत ज्यादा मजबूरी जरूरी हो जाए, लेकिन असलन एक्सटेंशन कहीं भी नहीं होनी चाहिए। फिर वो क्या हालात है जिनकी वजह से बादल साहब को देनी पड़ गई? इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ? जिन्होंने, मेरे लीडरों ने फैसला किया था, वो किसी वक्त उनसे पूछिएगा। मैं तो उस वक्त चूंकि असेंबली में था नहीं, मुझे तो पता नहीं उसका क्या फैसला हुआ। लेकिन ये आपको सुन के कैसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने, अगर मैं फैक्चुअल इनकरेक्ट हूं तो ठीक कीजिएगा, सबसे ज्यादा मरतबा यानी कि 2 मरतबा एक्सटेंशन पीपल्स पार्टी ने दी? कियानी साहब को भी इस एजाज से बख्शा और बाजवा साहब को? ये तो मुझे यूं लग रहा है जैसे आपको मजे मुझे ले रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी बातें। आपने ना और इसमें एक कॉन्टेक्स्ट है इस सवाल का, सफदर साहब ने बयान दिया है, इसका कॉन्टेक्स्ट है। इसका वक्त गुजर मैं आपसे कह रहा हूँ, यू करेक्ट मी इफ आई एम फैक्चुअली इनकरेक्ट। मैं तो आपसे इतना कुछ कह रहा हूँ, आप बताइए कि आप गलत बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप मजे मुझे ले रहे हैं, मुझे क्या एतराज है? लेकिन आप जवाब नहीं देंगे इसमें कि पीपल्स पार्टी ने बार बार तोसी क्यों दिया आर्मी चीफ को? चले, मैंने अर्ज किया कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं होता एक्सटेंशन का। जब भी एक्सटेंशन जहां भी दी जाती है, अच्छा फैसला नहीं होता और इस रीत को खत्म होना चाहिए आपके ख्याल? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए तो आपको नापसंदीदा फैसले भी करने पड़ते हैं। आपके आइन के अंदर भी दर्ज है कई ऐसे नापसंदीदा फैसले करने के। अगर गवर्नर राज लगाना हो तो आइन के तहत ही लगता है, लेकिन कोई नापसंदीदा फैसला तो नहीं होता ना, कोई खुशगवार फैसला तो नहीं हो। इस तरह और भी कई सूरत हाल होती है जो गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाती है। सो मैं अमूमी तौर पे कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, मां सिवाय ये कि अगर कानून के अंदर ये मौजूद है तो ये किसी बहुत गैर मामूली सूरत हाल में होना चाहिए। और कह रहा था आखिरी सवाल ये कि गवर्नर केपी ने जो खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, आप समझते हैं कि वो कानूनी आईनी तकाजे पूरे करता है, जिसमें वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि मेरा मशवरा है, आप सबसे मशवरा कर लें, या उनको ये करने के बजाय बस तारीख देनी चाहिए थी इलेक्शन की? गवर्नर ने तारीख नहीं देनी होती जी, आप जानते ही है ना। गवर्नर को एग्जेक्टिव अथॉरिटी तो नहीं होता ना। गवर्नर ने जो सूबाई हुकूमत से मशवरा करना होता है, जो सूबाई हुकूमत की राय थी वो उन्होंने दे दी। और आपको पता ही है कि जब इलेक्शन कमीशन ने मशवरा किया तो बाकी इदारों ने क्या, जो उनको फैसिलिटेट करना है, जिन इदारों ने उनकी सपोर्ट करनी है, उनकी तरफ से क्या राय आई है तो आपको इल्म ही है। इस पे इख्तिलाफ है वैसे, आपने सुना ही है। जी, इस पे इख्तिलाफ है इसलिए कि मतलब कुंडी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि गवर्नर साहब को तारीख देनी चाहिए थी। दूसरा, कामरान मुर्तजा साहब जो कि आप जानते हैं JUIF के भी हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे, अहम ओहदे पे रहे, लॉयर भी हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, गवर्नर KP ने चूंकि खुद असेंबली तोड़ी है तो जो गवर्नर खुद असेंबली तोड़े उसी गवर्नर को फिर तारीख देने का पाबंद होता है। नहीं, ये मेरी राय में ये दुरुस्त फैसला नहीं है। गवर्नर असेंबलियां नहीं तोड़ता, असेंबली तोड़ने का फैसला चीफ मिनिस्टर का होता है। गवर्नर सिर्फ उसको नोटिफाई करता है। गवर्नर के पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है। वो जो भी, जिस तरह सदर के पास नहीं है, सदर जो भी अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट करता है। ठीक है। और कायरा साहब, क्या मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि खबरें चल रही है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, नून ने किसी भी सतह पर पीपल्स पार्टी को ये कम्युनिकेट किया है कि साहब आप ये जिमनी में हिस्सा न लीजिए? मेरे इल्म में नहीं है। ठीक। और आपकी ये राय है, चूंकि जो बात आ रही है वो ये कि ये मशवरा इसलिए दिया जा रहा है कि भाई अगर इसमें शिकस्त हुई तो आम इंतखाबात से पहले या पंजाब और KP के इलेक्शन से पहले एक बहुत बुरा सेंटिमेंट पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से उन इलेक्शन में मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस पर क्या कहिएगा? वज़ामी साहब, ये जो इलेक्शन इमरान खान ने अब तो इलेक्शन को वैसे ही मजाक बनाया हुआ है, वो अभी मजबूरी के तहत उनको ये फैसला करना पड़ा, वरना वो तो ऐलान कर चुके थे कि मैं सब सीटों से खुद ही लड़ूंगा। लिहाजा
ये इन इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना एक तमाशा ही है, क्योंकि इस इलेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई वजह नहीं है इन इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया जाए। जितना नॉन सीरियस माहौल इमरान खान ने बना दिया है, मेरा ख्याल है इन इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना, मेरी जाती राय है कि ये कोई जरूरी नहीं है, इसका कोई अमल, उसका कोई असर नहीं होगा। और ये भी दुरुस्त है कि उसके 4 महीने बाद दूसरे इलेक्शन शुरू हो जाने, जनरल इलेक्शन आएंगे, फिर इन्हीं सीटों के इलेक्शन होने, तो फिर क्या हासिल है। लेकिन पीपल्स पार्टी तो बाकायदा हिस्सा ले रही है इलेक्शंस में। ये मेरी जमात की राय है, आपने मुझसे आपकी अपनी राय, बिल्कुल ठीक है जी जी। और इस पर कोई अरेंजमेंट हुआ है कि चूंकि पीडीएम इसमें हिस्सा नहीं ले रही, पीपल्स पार्टी ले रही है, तो बाकी जमातें बाकायदा सपोर्ट करेंगी? सपोर्ट इन द सेंस कि नॉट ओनली मॉरल सपोर्ट, बल्कि वो कैंपेन वगैरह के हवाले से नून लीग और बाकी जमातें? मुझे नहीं पता इस बारे में, मेरी लीडरशिप को पता होगा। मैं उनसे क्योंकि काफी दिन से मुलाकात नहीं, वो मुल्क में बिलावल साहब थे नहीं, अभी वो तशरीफ लाएंगे कल या परसों, तो फिर उनसे इस पर डिटेल बात होगी। बहुत शुक्रिया कमर जमान कारा साहब, थैंक यू वेरी मच। सियासत से बात हो गई, मईशत, IMF से क्या तय पाया, IMF से क्या तय नहीं पाया, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, IMF की वजह से क्या अच्छा होगा, अगर इफ एनी IMF के आने की वजह से क्या बुरा होगा, आसान अल्फाज में मुआशी माहिरीन से बात करेंगे ब्रेक के बाद। बिल आखिर IMF का वफ्द पाकिस्तान से चला गया। कल रात को इसहाक डार साहब ने बताना था कि क्या तय पाया क्या नहीं तय पाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात नहीं हो सकी, आज सुबह हुई। हालिया तारीख में देखें तो इस सफर का आगाज हुआ था कि अगर IMF नहीं आता तो आई डोंट केयर। अक्टूबर में आना था, IMF के डेलीगेशन को नहीं आया, IMF की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, नहीं मिली। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिनटें नहीं करनी उनकी, दे आर मोस्ट वेलकम, वी आर डीलिंग विद देम ऑन वीकली बेसिस, तो आई मीन यू कांट डिक्टेट, अगर नहीं आते तो विल मैनेज। और फिर ये सफर यहां से होता हुआ कि जहां वजीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैं IMF को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप जो कहेंगे वो हम मानेंगे। इस तरह हमने एड़ियां रगड़ी ना IMF के आगे, उन्होंने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए, क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली। मैं वाज़े तौर पर IMF को ये मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हम जो शराइत हैं उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। वहां से होता हुआ आज यहां तक पहुंचा जब खुद इसहाक डार साहब ने बताया कि IMF से ये तय पाया। तो IMF से मुआहदे का मतलब आसान अल्फाज में क्या है, पाकिस्तान को उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आम आदमी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आसान अल्फाज में जानते हैं। खुर्रम शहजाद साहब माहिर मईशत हैं, मुजम्मिल असलम साहब भी माहिर मईशत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन भी इकोनॉमी और फाइनेंस पे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो खुर्रम शहजाद साहब इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, मुजम्मिल असलम साहब ऑफ कोर्स माहिर मईशत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पोक्स पर्सन भी इकोनॉमी और फाइनेंस पे, बहुत शुक्रिया दोनों का। मुजम्मिल साहब बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपने कल बताया था जो तरीक़ाकार होगा वैसे ही हुआ कि MEFP IMF ने दे दिया है, इसहाक डार साहब ने कह दिया है कि हम जरा इसका जायजा लेंगे। आपने ये भी बताया बड़ा इंटरेस्टिंग कि आपके अपने दौर में IMF से जो आपकी डील रही उसमें जब आपने MEFP देखा तो आप थोड़ा सा सरप्राइज भी हुए, इसलिए कि उसमें कुछ ऐसी चीजें भी थी जो कि तय नहीं हुई थी। तो अब इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि हम इसका जायजा लेंगे, फिर IMF से हम बात करेंगे और उसके बाद उनके बोर्ड में जाएगा और उसके बाद ये पैसे डिस्पर्स होंगे। पहले तो बताएं, आप लोग के दौर में जब कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई थी जो कि जिस पर अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं थी, तो फिर आपने क्या किया था? फिर उनसे राब्ता किया था और उन्होंने कंसीड किया किसी चीज पे या क्या? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि हमें MEFP जो है इन्होंने न्यूयॉर्क में पकड़ाया था, सॉरी वॉशिंगटन में पकड़ाया था। शौकत तरीन साहब वहां चले गए थे। सही है। और शौकत तरीन साहब ने कहा था कि जब तक ये खत्म नहीं होगा मामला तो मैं उठूंगा नहीं यहाँ से, हम इसको तय करेंगे। तो जो उनकी चीजें तय हुई तो उन्होंने जब MEFP दिया तो उस वक्त हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस होते थे यूसुफ खान साहब। ठीक है। तो यूसुफ खान साहब ने जब देखा उसको और वो जरा से पढ़े, वो जैसे कहते हैं डिटेल्स में जाने वाले आदमी हैं। सही है। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने उसको वहां पे साइन नहीं किया। वो पाकिस्तान आ गए, मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि डील नहीं हो रही, डील नहीं हो रही, डील नहीं हो रही। तो उनसे पूछा, मैंने कहा सर जी आप तो कह रहे हैं वहां हो गया काम, यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं। सही है। तो मैं हैरान था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों ने उसके बाद जो है ये जो अभी एग्जिस्टिंग फाइनेंस की टीम है उन्होंने मिफ्ता के साथ एक रिव्यू किया था अगस्त में। सही है। और लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कही थी कि जल्दी में हमसे पता नहीं कहाँ अंगूठे लगवा लिए, आपने भी सुनी हो बीच में एक तकरीर IMF ने, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मिफ्ता से उन्होंने जल्दी में अंगूठे लगवा लिए होंगे। पिछली दफा MEFP सही तरह पड़ा नहीं था जिसकी वजह से IMF ने गर्दन से पकड़ी है। अब कल MEFP आया है तो उसमें अब क्या चीज ऐसी आई है जिसको इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि वैसे तो कल उन्होंने कहा था मुज़ाकरात खत्म हो गए, आपको भी याद होगा 7 बजे, जिसका कल आप हवाला भी दे रहे थे। जी। तो अब वो फिर वापस से पीस से मुज़ाकरात वर्चुअल, उसमें क्या ऐसी चीज है हिडन कंसील हुई हुई है जो हमें हमारे सामने नहीं लेकर आए।
तो वो अब देखते हैं, ये मुज़ाकरात करेंगे और फिर जब प्रोग्राम अप्रूव हो जाएगा तो फिर IMF बाकायदा इसको छापता भी है। खुर्रम शहजाद साहब, अगर आप मुझे प्लीज बता सकें, ये जो डार साहब ने कहा कि कंसीड किया है IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पे GST के हवाले से और अब सेल्स टैक्स के हवाले से, और हम सेल्स टैक्स नहीं लगाएंगे, इज इट समथिंग टू, क्या कहूं मैं, सेलिब्रेट तो जरा ज्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन ये आपके ख्याल में वाकई ऐसा हुआ है कि जिसमें थोड़ा सा में रिलीफ मिल गया, या ये बस एक दावा ही किया है डार साहब ने ऐसे ही? थैंक यू वेरी मच वसीम। देखें, मेरे ख्याल में सेल्स टैक्स इसमें सेल्स टैक्स की बात आ रही थी, और एक सेल्स टैक्स कंट्री वाइड अक्रॉस द बोर्ड सेल्स टैक्स जो हम देते हैं हर प्रोडक्ट पे, वो इस वक्त 17% है, उसे 18% करने की बात हो रही थी, तो ये बड़ी चीज है। और वो आपको लगता है ना कि हो जाएगा? चूंकि डार साहब ने आज जब कहा है कि 170 अरब रुपया इजाफी होगा, फिर सहाफी ने पूछा कि GST लगाएंगे, तो उन्होंने कहा बस 170 अरब में ही आएगा जो आएगा, उसको उन्होंने तरदीद नहीं की है। तो आपको लग रहा है कि GST बढ़ने जा रहा है ना? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो बात हुई है GST ना बढ़ाने की, वो बेसिकली अक्रॉस द बोर्ड ना बढ़ाने की बात। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की बात नहीं है? अच्छा, ओके। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत एक प्रोडक्ट है, उस पे GST लगना और अक्रॉस द बोर्ड GST लगना, दोनों में फर्क है। जो अक्रॉस द बोर्ड GST है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उसके पास ऑन करना, उसको देखना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो शहजाद साहब, अगर ये GST भी नहीं लगा रहे पेट्रोलियम मसनूआत में भी और सब पे, और फिर ये, तो आपके ख्याल में 170 अरब रुपए का मेजर चंक कहां से ले रहे हैं? ये बिजली के बिल जो बढ़ा रहे हैं, गैस, उसमें मेजर चंक कहां से आ रहा है? देखिए, टैक्सेस जो है ना, वो तकरीबन कुछ 700 अरब के टैक्सेस हैं एडिशनल, वो बेसिकली डिफरेंट सेक्टर्स पे भी हैं। जैसे बैंक की बात हो रही है, बैंक की अदर इनकम की बात हो रही है, उस पर टैक्सेस की बात हो रही है, टोबैको की बात हो रही है, शुगरी ड्रिंक्स की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की तो एक्सटेंट कोई बात होती है तो वो बेहतर होगा, फिर रियल एस्टेट पे बात हो रही है टैक्सेस की। सही है, ये कलेक्टिव होगा, और 170 बिलियन जो है उससे बड़ी अमाउंट है, ऑफकोर्स 700 बिलियन अगर ये डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं। तो हम रिकमेंड ये कर रहे थे कि एग्रीकल्चर पे लगाएं आप, उस पर आपका टैक्स जो है वो 1-2% मिलता है आपको GDP का, तो वो तो कुछ भी नहीं है, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 20% है, तो इनकम जो है वहां से बड़ी आ रही होती है, वहां टैक्स करे, रियल एस्टेट पे टैक्स करे, 1% टैक्स लगाने से 80 अरब रुपए वहां से जनरेट हो सकता है। टोबैको पे टैक्स करें, 1 रुपए बढ़ाने से सिगरेट पे तकरीबन कोई 50 से 60 अरब कम से कम आपको कलेक्ट हो सकता है। तो क्यों नहीं लगाते उन सेक्टर्स पे जहां टैक्सेस नहीं है? लेकिन आपको लगता है कि रिवायती तौर पे जिन तबकों पे टैक्स नहीं लगता वो शायद अभी भी ना लगे, और जो एक आसान तरीका है कि यार इनका % बढ़ा दो और इजाफी वसूली ले लो, वही होगा आपके ख्याल में जो कार्रवाई होती है अक्सर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली नजर तो यही आ रहा है। यही तो है जो हम कहते हैं मुश्किल डिसीजन क्या है और आसान डिसीजन क्या है। ज्यादातर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो मुश्किल डिसीजन कहते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, बिजली की प्राइस बढ़ा देना, गैस की प्राइस बढ़ा देना, या फिर आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दें। तो ये मुश्किल डिसीजंस नहीं है, ये आसान डिसीजंस हैं। पॉलिटिकली मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली आसान है। मुश्किल क्या है पता है आपको? जो जड़ है ना, वो 2 खसारे हैं मुल्क के। एक आपका फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि आपकी जो टैक्सेस आप कलेक्ट करते हैं और जो खर्चे करते हैं आप, एक तरफ टैक्सेस लिमिटेड है, वो आप कलेक्ट नहीं कर रहे उनसे जहां से आपको लेना चाहिए, और जो खर्चे हैं वो आप रोक नहीं रहे। तो आप जितना मर्जी टैक्स इकट्ठा कर लें, जितने प्रोग्राम्स कर लें IMF के, जब अपने खर्चे कम नहीं करेगा, IMF भी यही कह रहा है कि 700 अरब रुपए का या तो आप टैक्स कलेक्ट करें या अपने खर्चे कम कर दें। तो दोनों में से एक काम करें ना, ताकि आपको हम पैसे दे सकें। मुझे लगता है मुजम्मिल साहब, आप बताइएगा कि ये जो कह रहे हैं, अब यानी आम आदमी को तो, ये तो हम सारी बातें कर रहे हैं ना, आम आदमी को तो इससे फिक्र है ना कि भाईजान IMF जाने का मतलब मेरे लिए क्या है? सिंपल। तो वो ये है कि इसहाक डार साहब कहते हैं 170 अरब रुपया कौम ने इजाफी देना है, तो जाहिर है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीजों पर टैक्स लगाना है जहां पर आज की तारीख में टैक्स नहीं लगा हुआ। तो आसान अल्फाज में बता दें आपके ख्याल में क्या क्या होगा? एक तो समझ में आया कि उन्होंने सीधा सीधा बताया 10 रुपया डीजल महंगा होगा, सीधा सीधा 5-5 रुपए करके। बिजली वो कहते हैं 300 यूनिट वालों पे नहीं बढ़ाएंगे, बाकी पे बढ़ाएंगे। गैस और क्या क्या महंगा होना है आम आदमी को समझा दें। 170 अरब रुपया कहां से लेगी हुकूमत इजाफी? देखिए, सबसे पहले तो ये 170 अरब रुपए ये 4 महीनों में लेना है, फरवरी से लेकर जून तक। ये पूरे फिस्कल ईयर की बात नहीं हो रही है, ये सही बात है। हाँ जी, 4 महीने। तो ये जून में जो है ये 170 अरब जो है 800 अरब रुपए हो जाएगा अगले साल की। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं आम आदमी पे इसका जो है बोझ नहीं आएगा। ठीक है ना? हाँ। क्या ये इन्होंने बांग्लादेश पे टैक्स लगाया है? क्या इन्होंने ये बांग्लादेश की आवाम पे लगाया है? नहीं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के खास लोगों पे लगा रहे हैं, आम पे नहीं लगा रहे। अच्छा, ठीक है। अब वो देखे, मेरा एक बड़ा सिंपल सा बिलीव है, अगर बिजली, गैस और पेट्रोल ये 3 चीजें महंगी होती है ना, तो बाकी कोई चीज ऐसी बचती नहीं है जिसमें उसका असर ना आए। ठीक है ना?
कोई ना कोई चीज या तो बिजली से बनेगी या गैस से बनेगी, और फिर उसके लिए हमें ट्रक गाड़ी चाहिए उसको पहुंचाने के लिए। सही ठीक है ना। तो ये पता नहीं 1990 की बिहाई में बैठे हुए हैं, और अभी शाम को इन्होंने ईसीसी की है अभी ना, ईसीसी इक्तिसादी राब्ता कमेटी। सही है। अब वो शायद उन्होंने अभी ना कोई 1.5